हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का आस्कम ऑनलाइन जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में यह बताया था कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 को क्रैक करने के लिए जीएस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा जीके का महत्व है। इसके लिए मैंने बहुत सारे मार्गदर्शन भी प्रदान किए थे। मैंने बताया था कि आखिर जीके का टॉपिक आएगा कहाँ से। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का गहनता के साथ अवलोकन करते हुए वहाँ से टॉपिक संग्रह किया जा सकता है। इसके लिए भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, मैंने टॉपिक उपलब्ध आपको देने का बहुत हद तक प्रयास किया है। अब तक कुल 4 टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 10, 11, 12 और 13। इसके माध्यम से कुल 230 टॉपिक दिए जा चुके हैं जो मेरे अनुसार जीके के टॉपिक हैं और जो बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल 1 और 2 में पूछे गए थे। अब है कि हम जीके का अध्ययन करें कैसे। तो फ्रेंड्स, आज से ये मेरा जीके का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसके माध्यम से मैं बारी बारी से जीके के कई टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चूँकि ये कंप्लीट एक रटन विद्या पर ही आधारित होगा, पर कहीं ना कहीं समझ तो ज़रूरी ही है जीके को याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए आपको तो ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के तहत मैं निम्नलिखित टॉपिक को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति का मैं अध्ययन करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। तीसरा टॉपिक है भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। चौथा टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा के बीच संबंध। पांचवा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। छठा टॉपिक है हमारा भारत के तटवर्ती राज्य। और सातवां टॉपिक है वे राज्य जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही तटवर्ती हैं। बारी बारी से फ्रेंड्स मैं सभी टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। शुरू से अंत तक आप बने रहें, आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड का मैप है। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं जो अपने आप में जीके ही होते हैं। फ्रेंड्स, इससे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस प्रकार हम पूरे विश्व को 4 महत्वपूर्ण गोलार्धों में बांट सकते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो भारत हमारा यहाँ स्थित है। तो ये भारत का एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक क्वेश्चन से भी पूछा जाता है यहाँ से कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट एशिया है और भारत यहाँ है। इट मीन्स भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश जो हैं आपके रूस हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। फ्रेंड्स, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये भारत का आकार लगभग चतुष्कोणीय है। तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार
चतुष्कोणीय है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल अगर सामान्यतः पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, परंतु फ्रेंड्स अभी हाल ही में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लागू हुआ था। उसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। इसके कारण भारत के क्षेत्रफल में कुछ वृद्धि हुई है। वर्तमान डाटा की बात करें तो लूसेंट के हिसाब से अब 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,489 वर्ग किलोमीटर भारत का वर्तमान क्षेत्रफल है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य और ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ से ये अफ़गानिस्तान टच करता है 2, ये आपका चाइना हो गया 3, नेपाल 4, भूटान 5, ये इधर म्यांमार 6 और ये बांग्लादेश। 7 देशों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और भारत जो है 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अरब सागर, ये इधर से अरब सागर, ये नीचे से हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो पूछा जाता है कि मुख्य रूप से भारत का दक्षिणी हिस्सा किन महासागरों से घिरा है, किन सागरों से घिरा है, तो कहा जाता है कि भारत 3 ओर जल से घिरा। यही कारण है भारत का दक्षिणी हिस्सा एक प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो और 1 ओर स्थल से जुड़ा हो तो उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा फ्रेंड्स प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का अक्षांश और देशांतीय विस्तार है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से बुना हुआ है। जो काल्पनिक ग्लोब है हमारा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। तो पूरा संसार जो है उसमें कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं हैं और कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं भारत भी किसी न किसी देशांतर के बीच में स्थित है और किसी न किसी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये बताता है कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है और भारत क्या है, पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो फ्रेंड भारत कहाँ स्थित है उसको जानने के लिए हम ये मैप देखते हैं। ये भारत का एक नक्शा है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये भारत का पश्चिमी सीमा है, ये भारत का पूर्वी सीमा है, ये भारत का उत्तरी सीमा है और ये मुख्य भारत का दक्षिणी है और ये संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अक्षांश रेखा गुजरती है, एक अक्षांश रेखा यहाँ गुजरती है और एक अक्षांश रेखा यहाँ गुजरती है और यहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है और ये एक देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत का यही पॉइंट भारत का अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार इसको कहते हैं। अगर यही पूछा जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये है वो बिंदु जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो प्रत्येक बिंदु पे फ्रेंड्स कोई न कोई एक स्थान स्थित है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे जो है इंदिरा कॉल स्थित है, ये भारत का सबसे उत्तरतम स्थान है। उसी प्रकार ये मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ केप केमोरिन या कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप स्थित है। उसी प्रकार संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है और यहाँ से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। उसी प्रकार फ्रेंड्स ये भारत का नक्शा है, इसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं, मतलब देशांतर से देशांतर तक का विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो ये है आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो लगभग ये 29 जो है डिग्री का लगभग आता है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से 2 घंटे के बराबर होता है। तो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि भारत का पूरब और पश्चिम के बीच लगभग स्थानीय समय में कितने का अंतर होता है, तो ये 2 घंटे का अंतर होता है। ये इसका कैलकुलेशन यहीं से निकला है कि 29 डिग्री का अंतर होता है।
तो फ्रेंड्स ये गुजरात में जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है, जिसको गौर मोती या सर क्रीक कहा जाता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है बालांगू या किविथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो विषुवत रेखा से कितना दूर स्थित है। क्योंकि फ्रेंड ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी पूछी जा रही है। तो ये 876 किलोमीटर है, जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा और भारत के बीच संबंध। तो विश्व के जितने भी अक्षांश रेखा हैं 181, उनमें से कुछ अक्षांश रेखा जो है बहुत मेजर हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को लगभग उत्तर एवं दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये कर्क रेखा, ये देखते हैं कि ये कर्क रेखा, ये नक्शे में कर्क रेखा को दिखाया गया है। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है वो यहाँ पे एकदम दिया हुआ है कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ये बराबर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं कि ऐसे रटो वैसे रटो, कुछ नहीं, कंसेप्ट है। मैप को देखिए, बराबर देखिए, देखते रहिए, देखते देखते एक समय होगा कि आप याद इसको कर लेंगे। ये जीके है, कोई एक पैटर्न अपना ले, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, कोई एक पैटर्न अपना ले, बराबर पढ़ते रहें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत का मानक देशांतर। तो भारत का मानक देशांतर, तो किसी भी देश का समय निर्धारण करने के लिए वहाँ एक मानक देशांतर को निर्धारित किया जाता है, एक देशांतर रेखा को मानक के रूप में अपनाया जाता है। तो भारत ने भी अपना एक देशांतर मानक के रूप में अपनाया है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। इसके आधार पर ही भारत का स्थानीय समय GMT के अनुसार ज्ञात किया जाता है। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो आपका 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है। इस हिसाब से भारत का जो स्थानीय समय है वो GMT से 5.5 घंटा प्लस में है, प्लस 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा GMT से आगे। तो GMT कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये GMT जो है लंदन में स्थित है, ग्रीनविच नामक स्थान पे। इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, उसी से पूरे संसार का समय निर्धारित होता है। तो भारत का भी समय GMT से ही निर्धारित हो रहा है, परंतु 82.5 डिग्री ईस्ट नामक मानक देशांतर को अपनाकर इसके आधार पर ही निकाला गया। इसलिए भारत का जो स्थानीय समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ये इससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो मानक देशांतर 82.5 डिग्री है ये किस स्थान से काउंट होता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से काउंट होता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जिस स्थान पर 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो हम लोग गणना कर रहे हैं अपना मानक देशांतर, वहाँ पे कौन सा किला स्थित है? तो वहाँ शंकरगढ़ का किला स्थित है। एक सवाल और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भारत का मानक देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स भारत का मानक देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देख रहे हैं, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, छोटा सा टच कर रहा है यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़, उसके बाद ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर हमारा मानक देशांतर क्रॉस करती है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और मेरे हिसाब से ये जीके है। अगला टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब है कि भारत एक विशाल देश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक सवाल पूछा जाता है कि भारत जो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो उसमें से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो फ्रेंड्स 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनका एक लिस्टिंग दिया गया है और ये नक्शा के सहारे जो है, मैप के सहारे हम लोग देख भी सकते हैं। ये पुराना मैप है,
पुराने मैप के हिसाब से कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करता था। केवल 17 राज्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। परंतु आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश का सृजन किया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश का जो सृजन किया गया उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कि एक लद्दाख का इधर गठन हो गया और ये जम्मू कश्मीर आपका एक रह गया। तो इस प्रकार ये जो एक राज्य था वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार 16 राज्य और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर हम लोग क्रमानुसार चले तो गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आप देख रहे हैं कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि पुराने हिसाब से है, परंतु वर्तमान में मैंने आपको बता दिया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसका एक लिस्टिंग भी यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कुल मिला के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, भारत के तटवर्ती राज्य। तो फ्रेंड्स, भारत के अगर तटवर्ती राज्य का बात करेंगे तो वर्तमान में 9 राज्य तटवर्ती हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटवर्ती हैं। भारत के तटों की बात करेंगे तो भारत के तटों को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अगर यहाँ से हम डिवीज़न कर दें इसको तो ये हमारा पश्चिमी तट कहलाया और ये हमारा यहाँ से पूर्वी तट कहलाया। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पे 4 राज्य स्थित हैं हमारा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कुल मिलाकर ये हमारे 9 तटवर्ती राज्य हैं। उसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि हमारा तटवर्ती हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो स्थित है हमारा दादर नगर हवेली, दमन और दीप नामक केंद्र शासित प्रदेश हमारा यहाँ पे स्थित है। एक यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप स्थित है, उसके बाद ये अंडमान निकोबार स्थित है और उसके बाद पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी के अंतर्गत जो है 4 जगह स्थल हैं, एक है आपका पुदुचेरी और एक है करिकाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एक यानाम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक जगह है माहे जो कि केरल में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो कुल 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटवर्ती हैं। अब फ्रेंड्स, आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लैंड लॉक स्टेट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जानना चाहिए कि भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं किसी देश के साथ और ना ही वो समुद्र को टच करते हैं, मतलब ना ही वो तटवर्ती हैं। तो वे राज्य 5 हैं। एक है हमारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 5 राज्य हैं हमारा जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटवर्ती हैं। और फ्रेंड्स, कल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे एकदम विस्तार से हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य उसको टच करते हैं, और तटवर्ती राज्यों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि भारत का तटवर्ती राज्य कौन कौन है और उसके तट को किस नाम से जाना जाता है, उस तट पे कौन कौन से मेजर बंदरगाह स्थित हैं। ये सभी टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, भारत का एक आउटलाइन जो मैंने आपको दिखाया था प्रारंभ में ही, ये भारत का जो कंप्लीट आउटलाइन है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो भारत का जो मैप है हमारा, जो भारत का आउटलाइन है जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से भारत के इतिहास को अगर समझना है या भारत के भूगोल को समझना है, हमें निश्चित रूप से भारत के पॉलिटिकल मैप पे कमांड होना चाहिए। साथ ही हमको ये भी कमांड होना चाहिए कि कौन से राज्य के चारों ओर कौन सा राज्य स्थित है, मतलब प्रत्येक राज्य की चौहद्दी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भारत के जो भी जल क्षेत्र हैं जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन सभी का अध्ययन भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा।
कंप्लीट भारत का कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती क्षेत्र देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जल क्षेत्र हम लोग देखेंगे कौन कहाँ स्थित है, कहाँ जल संधि स्थित है, कहाँ चैनल स्थित है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।